डॉक्टर फरोख सलीम साहब, आप ही का शायद एक इंटरव्यू था, मैं उसका कुछ हिस्सा देख रहा था। आपने कहा कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो लिया तो पेट्रोल 160-70 रुपए तक जा सकता है। तासुर आम तौर पर यह होता है कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम आता है या उसकी किस्त आती है, पैसे पाकिस्तान के ख़जाने में आते हैं तो मजमूई तौर पर मार्केट को भी सहारा मिलता है, डॉलर को भी इस्तेहकाम मिलता है, कुछ थोड़ी सी इकॉनमी को स्ट्रेंथ मिल जाती है। यहाँ आपके इस मतलब ये इंटरव्यू से या इस बात से तासुर यह मिल रहा है कि ये तो नुकसानदेह हो जाएगा अगर ये प्रोग्राम आएगा तो। असदुल्ला साहब, पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये रियल इश्यूज जो हैं पाकिस्तान के ऊपर, इनको आप क्यों डिस्कस करना चाहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 137 पे तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत चली गई है, आईएमएफ के साथ क्या हुआ। हम इस्लामाबाद में जो रहने वाले हैं, खास तौर पे यहाँ पे जो फैसला साज शख्सियात हैं, उनका इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट इन चीज़ों में नहीं। डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल सही है, चीज़ें चल रही हैं, वो सारे मामलात हैं, लेकिन ये शायद अगर इसको आप गौर से देखें तो ये सबसे बड़ा इशू तो इस वक्त यही दिखाई देता है जो इकॉनमी का है, और शायद इसका इदराक नहीं है, जैसे कि आपने खुद भी कहा। देखिए, ये इस्लामाबाद से बाहर के लोगों का और जो गरीब गुरबा है पाकिस्तान के, उनके लिए ये बड़े मसाइल जरूर होंगे, लेकिन इस्लामाबाद को, जैसे मैंने कहा कि मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद की फजा जो है वो नॉन इश्यूज के कब्जे में है, वहां पे नॉन डिस्कस किए जा रहे हैं। अच्छा, अब आईएमएफ के हवाले से देख लीजिए कि आज की 24 तारीख को जो हमारे वजीर खजाना थे उस वक्त के डॉक्टर हफीज शेख साहब, उन्होंने जो मुआहदा किया था, जो स्टाफ लेवल के ऊपर मुआहदा हुआ था, फिर वो बोर्ड के पास चला गया, बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, हमने $500 मिलियन ले लिया आईएमएफ का। उसमें दो बड़े वादे किए गए। एक वादा ये किया गया था कि बिजली की कीमत 5 से 6 रुपए फी यूनिट बढ़ाई जाएगी और उसके नतीजे में 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा। ये पहला वादा किया था। दूसरा वादा ये किया था कि 610 अरब रुपया इजाफी टैक्स लगाया जाएगा पेट्रोल और डीजल पे, और तकरीबन 30 रुपए फी लीटर, आप समझिए कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाया जाएगा और उनकी मद में 610 अरब रुपया इकट्ठा किया जाएगा। अब आलमी मालियाती इदारे जब आते हैं, वो हुकूमत से, वो वजारत खजाना से मुआहदा करते हैं, वो खास शख्सियत से नहीं करते। अप्रैल में चौथे वजीर खजाना साहब आ गए। उन्होंने आते साथ हमें ये बताया कि उनके पास एक जादू की छड़ी है और वो जादू की छड़ी इस्तेमाल करेंगे, उनको वर्जिशी कर्जाजात में भी कंट्रोल कर लेंगे, बिजली के नर्ख भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, इजाफी टैक्स नहीं लगाने पड़ेंगे, पेट्रोल के ऊपर भी टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा। उस स्टेज पे आके आईएमएफ ने कहा कि भाई आप अपनी जादू की छड़ी इस्तेमाल करें, हम 6 महीने के लिए साइड पे हो जाते हैं। वो प्रोग्राम सस्पेंशन में चला गया, सस्पेंड कर दिया गया जी। अब वो बिजली के वो जो जादू की छड़ी चली है उसने काम नहीं किया। अब हम वापस उनके पास चले गए हैं। अब वो ये कह रहे हैं दो बड़ी, वो जादू की छड़ी थी क्या डॉक्टर साहब? ये तो सवाल आपको, जो वजीर खजाना साहब थे जो 2 दिन पहले तक थे, अब वो वजीर खजाना भी नहीं रहे, उनका नोटिफिकेशन मुशीर खजाना का भी नहीं आया, तो अब उनका स्टेटस क्या है ये हमें नहीं पता है। तो ये देखिए, अब आप एक और एरिया में चले गए हैं जो गैर यकीनी की फजा है। आप पैगाम क्या दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रहने वाले सरमायाकारों को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सरमायाकारों को कि हमें नहीं पता कि हमारा वजीर खजाना कौन है, हमें नहीं पता कि उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, हमें नहीं पता कि नैब का चेयरमैन कौन है, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। ये गैर यकीनी फजा जो है, वो कहते हैं कि बिजनेस का और सरमायादारी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब कई सियासी गैर यकीनियां इतनी थोक के हिसाब से हैं, माशी गैर यकीनियां इतनी सारी हैं। आपने एक दो का जिक्र कर दिया कि ये पहले 3 महीने जो गुजरे हैं, $12 अरब का खसारा जो है, वो मैंने पहले कभी 74 साल पाकिस्तान की माशी तारीख में नहीं देखा। रुपए की वैल्यू कहाँ जाने वाली है, इंपोर्टर क्या सोच रहा है, एक्सपोर्टर क्या करेगा, ये इतनी सारी जो गैर यकीनी की फजा फैल जाती है, उसके नतीजे में मईशत आपकी किसी सिमत में नहीं जा पाई। ठीक। बपी साहब, ये बताइए कि क्या जो सोर्सेज से खबरें हमें मिल रही हैं कि क्या आईएमएफ की शराइत को मान सकती है हुकूमत, जो ये सबसे बड़ी शर्त है कि 330 अरब रुपए का जो सेल्स टैक्स इस्तिस्ना था, यानी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हमने इस्तिस्ना दे रखा है, वो इस्तिस्ना ख़त्म किया जा सकता है, क्या ये बात दुरुस्त है?
आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, मैं उधर जाने से पहले थोड़ा सा चीज़ों को करेक्ट कर रहा हूँ। मेरे जो ऑनरेबल दोनों कुलीग्स बैठे हैं वो डॉक्टर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। मैं उनके सामने तो बिल्कुल ही जूनियर तालिब इल्म ही नहीं हूँ इकोनॉमी का, बट कुछ चीज़ें ठीक कर लेते हैं कि IMF का आपके बेसिकली जो हमारी इस वक्त जो उन्होंने फरमाया कि इस वक्त आपका जो रेट बढ़ गया तेल की कीमतों से, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो इंटरनेशनल ब्रांड का उससे ताल्लुक है, इंटरनेशनल कीमतों से ताल्लुक है। IMF का तेल की कीमतों से कोई ताल्लुक नहीं। दो चीज़ समझने की है, वो बड़ी क्लियर है। पिछले साल जुलाई सितंबर का डाटा ले लेते हैं, इस साल जुलाई सितंबर का डाटा देख लें कि पिछले साल हमने जो टोटल इंपोर्ट की है वो तकरीबन थी 11 अरब डॉलर की। जी हाँ। इस वक्त आपकी 18 अरब डॉलर इंपोर्ट चली गई। जी हाँ। ये जो 7 अरब डॉलर का इंपोर्ट का फर्क है वो कहाँ मेन सेक्टर्स है? दो मेन सेक्टर्स है। पहला आपकी तेल की इंपोर्ट, आपने इसी पिछले साल 3 माह में जो इंपोर्ट की थी वो थी 2.3 अरब डॉलर की। इस साल अभी 4.5 अरब डॉलर की इंपोर्ट हुई है। उसमें से जो 85% इंपोर्ट में इजाफा जो इस तेल में आया है वो कीमतों की वजह से आया है। 40 डॉलर पर बैरल पे जो इंपोर्ट हो रहा था, जब वो 85 या 80 डॉलर पे इंपोर्ट होगा तो वॉल्यूम्स का फीसद 10% है और बाकी सारा प्राइस जो है उसकी बढ़ने की वजह से है। लेकिन भाभी साहब, अगर तो इंपोर्ट की फिगर इसलिए ज्यादा आ रही है, कथा कलामी के लिए माजरत, अगर इंपोर्ट की फिगर इसलिए ज्यादा आ रही है कि डॉलर का रेट बढ़ा है, तो फिर तो ये एक्सपोर्ट में भी यही फैक्टर सामने आना चाहिए। डॉलर का रेट नहीं बढ़ा सर, तेल का रेट बढ़ा है असद खान साहब। अच्छा, तेल का रेट बढ़ा खान साहब, डॉलर का रेट नहीं बढ़ा, तेल का रेट बढ़ा है। 40 डॉलर से 80 डॉलर पे जब आएगा, यानी मैंने आपको ये फरमाया कि तेल क्योंकि आपका महंगा हो गया, इंपोर्ट आपकी उतनी हुई जितना नॉर्मल होती है, उसमें सिर्फ 10% इजाफा हुआ है। जो इकोनॉमी में आपका एक GDP ग्रोथ आई तो आपकी इकोनॉमी ज्यादा तेल इंपोर्ट वो 10% है। ज्यादा इजाफा जो 83% इजाफा है वो सिर्फ तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से। 2 से 2.5 अरब डॉलर तो सारा सिर्फ आपका तेल की खातिर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आया है वो 38% इजाफा जो इंपोर्ट में है वो फूड प्राइसेस, जो आप फूड इंपोर्ट करते हैं उसकी वजह से है। और उसमें जो मेजर चंक है वो घी में चला गया। आपने पिछले साल घी जो इंपोर्ट किया था, इसी पे RBD पाम ऑयल की बात करूंगा मलेशिया से, वो 590 अरब डॉलर का था इन्हीं 3 माह के अंदर। इस 3 माह में आपने 950 मिलियन डॉलर्स का आपने RBD पाम ऑयल इंपोर्ट कर लिया और इसमें कोई वैल्यू इंप्रूव नहीं, यानी कि हमने घी ज्यादा नहीं खाया, RBD पाम ऑयल उतना ही खाया, लेकिन क्योंकि उस वक्त $550 मैट्रिक टन के ऊपर RBD पाम ऑयल इंपोर्ट हो रहा था, आज वो 1400 डॉलर पे चला, सॉरी 1300 डॉलर पे चला गया, तो उसका इंपैक्ट आ गया। अब जब इतना एक इंतहाई महंगी चीजें इंपोर्टेड इकोनॉमी में जब चीजें आएंगी, उसका प्रेशर तो ये जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपने सस्ते कर्जे दिए, लोगों ने गैर जरूरी इंपोर्ट्स कर ली, गाड़ियां खरीद ली, आपके ख्याल में ये इसका कोई शेयर है या नहीं? के साथ डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब की किसी बात को डिनाइल नहीं करूंगा, लेकिन आपको थोड़ा समझना है, जब इकोनॉमी ग्रो करती है ना, ऑटोमेटिक चीजें जाती हैं। आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लोगों को पैकेज देना था, आपने इकोनॉमी को ग्रो ऑन इट्स ओन करने देना था, तो उसका इंपैक्ट ये होता है कि अब ये हमने उस वक्त नहीं सोचा था कि तेल, जब पिछले साल ये पॉलिसी बना रहे थे कि तेल 85 डॉलर पे, वो तो शायद ओपेक कंट्री को भी नहीं पता था कि उनकी प्रोडक्शन जितनी हो रही है उस पर जाके तेल 80 पे जाएगा। ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि तेल की कीमतें यहां चली जाएंगी, बट उसका प्रेशर अपनी जगह पे आया। अब जहां तक IMF की बात है, देखें IMF के जो मुज़ाकरात हैं वो नॉर्मली हमारे मार्च से तकरीबन तवालत का शिकार है, किसी न किसी जगह पर डेडलॉक, और डेडलॉक मेनली 3 चीजों के ऊपर था। एक ऑफ कोर्स लेवी के वाले साहब कि वो कह रहे थे कि जी आपने 610 अरब रुपए जो रिकवर करना है लेवी में, इसमें आप इसका पोर्शन बताएं, क्योंकि आपकी जो प्राइस स्ट्रक्चर है जो आपके पेट्रोलियम का रखा हुआ है उसमें बेस प्राइस के बाद जो लेवी है वो आजकल बहुत कम रखी हुई है। ये नॉर्मली हम तकरीबन 30 रुपए तक चार्ज कर सकते थे, हम इससे पहले तकरीबन 18 से 20 रुपए तक चार्ज करते रहे, लेकिन जब ये ब्रेंट की प्राइस बढ़नी शुरू हुई माल की आलमी कीमतों में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑटोमेटिकली उसके लेवी का पोर्शन कम करना शुरू कर दिया, जो कि अब 5.5 रुपए पे पर लीटर आ चुका है। तो ऑफ कोर्स यहां पे उन्होंने कहा जी आपका ये लेवी का जो आपने प्लान बजट का किया ये मुकम्मल नहीं होगा। दूसरा उनका प्लान था कि जी टैक्स स्ट्रक्चर में रिफॉर्म लेके आए। आप जो आपका सेल्स टैक्स है, जिसमें जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि 37 के करीब इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर GST की माफी है। इसमें जो पहली मेजर है मैं आपको बता देता हूं, वो आटे की इंडस्ट्री है, उस पर GST नहीं लगता। आपकी फ्लोर मिलें से इस्तेस्ना है। हमने पहले से पहले GST के वाले से फ्लोर मिलों से बात की थी, तो स्ट्राइक्स आ गई कि जी आटा बेसिक कमोडिटी है, पहले आटे की कीमत ऊपर जा रही है, आप इस पे GST कैसे लागू करेंगे? सो कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं, हर चीज 1+1 नहीं। तो अब IMF कह रहा है कि आपने जिनको इस्तिस्ना दिया, जिन इंडस्ट्रीज को आपने इस्तिस्ना दे रखा है वो इस्तिस्ना खत्म करें और 17% सेल टैक्स इंपोज करें। अब IMF ये कह रहा है, तो क्या ये हुकूमत शराइत मान सकती है? मेरा सवाल ये है। मैं कह रहा हूं कि जो उनकी डिमांड है, मैं आपको कह रहा हूं यस उनकी डिमांड है, लेकिन गवर्नमेंट उसके सामने एक स्टैंड ले रही है कि इस वक्त ऑलरेडी महंगाई
महंगाई पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, हम ये इस्तेस्ना खत्म नहीं कर सकते। और तीसरा जो उनका मेन इशू था वो ऑफ कोर्स बिजली वाला था कि आप सस्ती बिजली खरीद के अपना महंगी बिजली खरीद के सस्ती दे रहे हैं और आपकी कैपेसिटी पेमेंट साल की तकरीबन 600 से 700 अरब रुपए जो है ना, वो आपका सर्कुलर डेट जो हर साल बढ़ता जा रहा है वो 3000 अरब को टच कर गया है। तो आप उसको कवर करने की बिजली की 3-4 मेजर चीजें, लेकिन तमाम चीजों का ताल्लुक हमारी परफॉर्मेंस से कम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ऑफ कोर्स समझ रहे हैं कि एक इन्फ्लेशन का साइकिल जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है, खासतौर पे तेल की वजह से या डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन की वजह से, उसमें अगर ये चीजें भी दोबारा हमने, अब टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर लेता, उन्होंने कहा जी ये जीएसटी तो आपने कहा ना, उन्होंने कहा जी आपका जो इनकम टैक्स है इसकी स्लैब्स को हाई करें, जो आपका तनख्वाहदार तबका है इसकी तनख्वाह में जो स्ट्रक्चर है उसकी जो आपकी इनकम टैक्स है इसके स्लैब को ऊपर लेके जाएं। अब ऑलरेडी इतने प्रेशर में शायद ये मुश्किल हो, लेकिन देखिए आप इसकी होलिस्टिक व्यू देखें कि जब इकोनॉमीज इस तरह ऊपर, हमारी डेवलप इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही होती है तो उसमें ऑटोमेटिकली इंपोर्ट के प्रेशर्स भी आते हैं, साथ ही इन्फ्लेशन का एडेड आ गया, आईएमएफ की डिमांड्स अपनी जगह पे, इतनी सारी चीजों को कब करने के अल्हम्दुलिल्लाह हम कम से कम ये कर सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट एक स्टैंड ले रही है कि वो अपनी लोगों की जिंदगी को भी देख रही है कि उनको कहां तक हम एक बफर जोन क्रिएट कर सकते हैं और कहां तक हम इंटरनेशनली चीजों को देख के इन्फ्लेशन को उसका जो एक वो जो एक कुशन है उसको कहां तक अपनी किटी में से देख सकते हैं और कहां तक चीजें सब्सिडाइज कर सकते हैं। बाय द वे सब्सिडी का पोर्शन भी डिस्कस हो गया जी, सब्सिडी से आपको गवर्नमेंट को रिमूव कर, सो बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही है। रेस्ट अश्योर आपकी गवर्नमेंट इस वक्त फ्रंट के ऊपर जो है ना वो पेस के ऊपर बात कर रही है और चीजें इंशाल्लाह ये मेरे अंदाजे के मुताबिक जब एक दफा तेल की कीमतें नीचे आनी शुरू हो गई चीजें दोबारा अच्छाई की तरफ आ जाएंगी। ये एक मोमेंटरीली एक गैप डिमांड एंड सप्लाई में किसी तरह क्रिएट हो गया है वैक्सीनेशन आने के बाद, ये जैसे रेस्ट आना शुरू हो जाएगा दोबारा चीजों को हमारे पास कुशन होगा दोबारा डेवलपमेंट की तरफ। चलिए, कोई परेशानी की बात बिल्कुल नहीं सही है।